नहीं नहीं, तेरा तो मछलियों के लिए यूज होती है। इसके अलावा लैमिनेरिया, सारगेसम, ये ज्यादातर मुर्गी, भेड़ बकरियों के, गाय के लिए चारे के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो नाम लिखवा देती हूँ, लैमिनेरिया और सारगेसम। देखो आपने पढ़ा ना, ये भोजन के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं, मनुष्यों के लिए भी और भेड़ बकरी और मुर्गियों के लिए भी। फ्यूकस और एस्कोफिलम, फ्यूकस और एस्कोफिलम, ये भी मुर्गियों के लिए प्रयुक्त होता है। ये मुर्गियों का भोजन। डेनमार्क, चाइना वगैरह है ना, इसके अलावा जापान, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वहां यूज होते हैं, नॉर्वे वगैरह में ज्यादातर। इसके अलावा ऑसिलेटोरिया और रोडीमेनिया। ऑसिलेटोरिया ये मछलियों का चारा, मछलियों का चारा होता है ये। और इसके अलावा रोडीमेनिया, ये रोडीमेनिया जो होता है वो भेड़ बकरियां खाती हैं ज्यादातर इसको, भेड़। भेड़ों का चारा। ठीक है, कुछ तो ऐसे होते हैं, क्योंकि देखो भाई इनके अंदर क्या है, पोषक तत्व है ना बहुत अच्छे अच्छे, तो इसलिए या तो कभी कभी सीधे ही इनको डाल दिया जाता है जानवरों के सामने, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनको सुखाया जाता है और सुखा करके वो आता है ना पशु आहार, पौष्टिक पशु आहार वगैरह, उनमें मिला देते हैं। तो फिर जो गाय भैंस होती है उनकी दूध देने की क्षमता बढ़ जाती है, इसलिए देते हैं इनको। ठीक है, ज्यादा प्रोटीन खाएगी तो ज्यादा प्रोटीन वाला दूध देगी। मिटा दू ना इसको अब, तो हो गया चारा। चारे के बाद, अच्छा वैसे चारे के रूप में ना चाइनीज सरसों भी दी जाती है, पता है तुम्हें? इंडिया की भैंसें भी, इसमें कहीं इंडिया नहीं लिखा था ना, भारत में ज्यादातर प्रयोग नहीं होता। देखो भाई ऐसा डायरेक्टली नहीं होता, ठीक है, लेकिन पशु आहार में मिला हुआ आता है। इसके अलावा भारत में ज्यादातर भैंसों के लिए क्या प्रयुक्त होता है, चाइनीज मस्टर्ड, यानी कि चाइना से लाई गई सरसों, भैंसें भी विदेशी खाती हैं। ठीक है, जब चाइनीज मस्टर्ड जो है उसमें ज्यादा अच्छी पौष्टिक कंडीशंस होती है, तो अब तो उसको ऐसे उगा दिया, मेहनत ज्यादा करनी नहीं होती है। वो वहां का नेटिव प्लांट है, मतलब नेटिव मतलब होता है मूल रूप से पहले वो वहीं उगा था। ठीक है, फिर यहाँ लाया गया, फिर यहाँ उगाया गया, तो थोड़ा सा डाल दो और फिर अपने आप ही वो बढ़ता रहता है, और फिर काट दो फिर बढ़ जाता है। ठीक है, तो उससे मेहनत कम लगती है और फायदा हो जाता है। आगे बात करें उर्वरक के रूप में। ठीक है, उर्वरक के रूप में क्या होगा, स्थलीय शैवाल और जलीय शैवाल होंगे कुछ। ठीक है ना, कई बार क्या होता है, जैसे देखो समझ लो इस बात को, कई बार सुना होगा ना आप लोगों ने कि कुछ लोग खेतों में क्या करते हैं, राख डाल देते हैं, मालूम है ये बात? है ना, चूल्हे की जो राख होती है ना, आजकल तो अलाव जल रहा होगा, खैर चूल्हे तो अब जलते ही नहीं है ना, जलने का मतलब भी नहीं है उनका, या चूल्हे नहीं जलेंगे तो हाँ सर्दियों में गर्म पानी करने के लिए, तापने के लिए, तो उस राख को क्यों डालते हैं भी खेतों में, पता है क्या वजह है? देखो उस राख में क्या है, इतनी सारी लकड़ियां, कागज, ये सब जलाया गया ना, है ना, थैली वाली तो अब डालने लगे, कभी भी आग में थैली वाली नहीं डलती थी। ठीक है ना,
तो सुन लो, आग में जो भी लकड़ी वगैरह जली उसमें क्या ऑक्साइड्स है। तो लकड़ी के जलने की वजह से वो क्षारीय प्रकृति की होती है। क्षारीय प्रकृति को खेतों में डाला क्यों? क्योंकि पेड़ों के लिए भी जो परफेक्ट पीएच होती है वो होती है 7। ठीक है, 7 पीएच होगी, ना अम्लीय ना क्षारीय, तो पौधे बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। हाँ, कुछ पौधे हैं जिन्हें थोड़ा सा क्षारीय माध्यम चाहिए। अच्छा, होता क्या है, क्यों हमने क्षारीय बनाया? प्राकृतिक रूप से उसे अम्लीय कर कौन गया? जो मृदा है, मिट्टी है, उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु वगैरह। जीवाणु वगैरह जब अपनी दैनिक क्रियाएं करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, प्रजनन करेंगे और वहीं पर उत्सर्जन करेंगे, तो वो अम्लीय कर देते हैं, उस मृदा में अम्ल का श्रावण कर देते हैं। तो मृदा जो है अम्लीय तो पहले से हो गई, तो उसमें क्या करेंगे, राख डाल देते हैं, जिससे वो बैलेंस हो जाए। अम्ल और क्षार मिलकर के क्या बनाएगा, जल और लवण। जल और लवण, वो न्यूट्रल कंडीशन हो जाएगी, है ना। तो कई बार पौधे, आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, लवणों की भी आवश्यकता पौधों को होती है। Na और Cl- की फॉर्म में होगा, है ना, या K+ की फॉर्म में लेते हैं, आयंस की फॉर्म में, जैसे हम भी तो लेते हैं। जब तक हम NaCl वगैरह आयंस नहीं लेंगे तब तक ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर कैसे होगा, आगे पढ़ोगे आप लोग। इसके अलावा दिमाग में और अंगों के बीच में कॉम्बिनेशन नहीं रह पाएगा, पैरालिसिस हो सकता है। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा, जब लो बीपी हो जाता है तो चीनी, पानी, नमक का घोल देते हैं। दवाई नहीं है उसकी, बहुत ज्यादा परफेक्ट तरीके से दवाई बनी नहीं है अभी तक। लो बीपी में यही दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गन्स क्या है, ऐसे बोलते हैं, दांती भिज गई, सुन्न हो गया, ठंडा पड़ गया, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो उसमें आयंस जब देंगे उसको अलग से, ग्लूकोज टूटेगा, NaCl टूटेगा, तो आयंस तेजी से दौड़ने लग जाएंगे, तो उसकी जो नर्व सेल्स है उनका कनेक्शन ब्रेन से जल्दी जल्दी हो जाएगा। इसलिए आयंस भी जरूरी होते हैं। तो क्षारीय को अम्लीय बनाना पड़ता है और अम्लीय को क्षारीय। मुख्य रूप से मृदा जो है वो अम्लीय ही मिलती है, तो उसे क्षारीय बनाना पड़ता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से शैवाल डाले जाएंगे। अच्छा, भारतीय शैवाल वैज्ञानिकों ने भी काफी प्रयोग किए हैं ना भारत में। एनाबिना, नॉस्टॉक, ओलोसीरा, साइटोनिमा, ये सब यूज किए जाते हैं, ठीक है, इंडिया में। तो लिखो इसमें। अच्छा, ऊसर भूमि क्या होती है? ऊसर जमीन, ऊसरा सुना है, जिसमें फसल नहीं होती है, बंजर। बंजर जमीन को ऊसर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखिए आप लोग, एनाबिना, ओलोसीरा, अलग अलग लिखो, नहीं तो फिर तुमने भी गड़बड़ी कर दी ना, तो नाक कटाओगे तुम। किसने पढ़ाई थी बॉटनी? एनाबिना, ओलोसीरा, नॉस्टॉक। बच्चे छोटे होते हैं तो पूछा जाता है किन का बच्चा है, बड़े हो जाते पूछा जाता है कौन से स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हो, पूछा जाता है। तो ओलोसीरा, इसके अलावा साइटोनिमा। भूमि की उर्वरा शक्ति को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, भूमि की जल धारण क्षमता है ना, उसको भी बदल देते हैं। कुछ जमीनें होती हैं जो जलाक्रांत प्रकार की होती है। जलाक्रांत का मतलब है कि जैसे वाटर लॉक्ड कंडीशन, पानी वहां पे क्या हो गया, रह गया, रुका हुआ रह गया, तो उस स्थिति में नील हरित शैवालों को उगाया जाएगा। ठीक है, कई बार पीएच कम हो जाती है तो नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह को ठीक करने के लिए उनका यौगिकीकरण भी कर देते हैं। यहाँ पे लिख लो, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल की क्लास कौन सी है भाई? साइनोफाइस।
ठीक है। नील हरित शैवाल क्या करते हैं, नाइट्रोजन आदि का स्थिरीकरण, है ना, उसको कंपाउंड फॉर्म में डाल देंगे, नाइट्रेट, नाइट्राइट या नाइट्रेट में बदल देंगे। इसके अलावा स्पाइरुलिना जो है राजस्थान में प्रयुक्त किया जाता है, और एनीबिनोप्सिस, एनीबिनोप्सिस और इसके अलावा स्पाइरुलिना। राजस्थान में उर्वरक के रूप में। उसके बाद कुछ दवाइयां भी बनाई जाती हैं इनसे, ठीक है, कैरिगिनिन, एल्जीनेट वगैरह, अंतरिक्ष यान में भी उपयोग होता है। अच्छा ये बताओ, अंतरिक्ष यात्री जो जाते हैं अंतरिक्ष यात्रा करने, वो खाना कैसे खाते हैं? हाँ, पूड़ी पराठे ये सब लेके जाते हो, समोसे वमोसे चटनी के साथ एकदम। तो फिर भाई 2-2 3-3 महीने का मिशन है, पराठे तो 2 दिन में बोल जाएंगे। कितने पराठे लेके जाएंगे हैं? टैबलेट, पेस्ट लेके जाते हैं, और हर किसी का पेस्ट अलग अलग बनता है। ऐसे जमीन की तरह नहीं है कि रोहन का डब्बा अभिषेक खा जाए, ऐसा नहीं हो सकता वहां पे। क्यों भाई? देखो समझो इस बात को, अंतरिक्ष यात्रियों के भोजन के रूप में अलग अलग डब्बा सबका बनता है, उनके वेट, उनकी हेल्थ सबके हिसाब से। जिसमें प्रोटीन पहले से ज्यादा है उसे प्रोटीन नहीं दिया जाएगा, उसे कार्बोहाइड्रेट दिया जाएगा। अगर एक दूसरे का डब्बा चुरा के खा लिया वहां पे, तो फिर दोनों की हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। इसलिए वहां पे अपना खाना खुद ही खाना है, दूसरे के डब्बे पे नजर भी नहीं मारनी है, ठीक है। तो ये बात सीख लो अगर कभी अंतरिक्ष में जाने का मौका मिले तो। और सबका खाना उनके हिसाब से ही बनाया जाएगा, ठीक है, जैसी जिसका वेट है, जैसी जिसकी हेल्थ है, जैसी जिसकी हाइट है, उस हिसाब से उसका बॉडी स्ट्रक्चर देख करके पूरा रिक्वायरमेंट, बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही क्या होता है, भोजन की आपूर्ति। सुन लो भाई, भोजन की आपूर्ति हमेशा रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही होती है, जिसको जैसी जरूरत होगी उसका उसी चीज का मन करता है। जैसे कई बार पानी पीने का मन, ज्यादा मीठा खाने का मन कर रहा है अगर किसी का, तो इसका मतलब होता है, एक तो ये है कि हाँ भाई खुशी हो गई कोई बहुत बड़ी, तो हाँ आज तो लड्डू खाएंगे, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आपको नॉर्मली मीठा खाने का मन कर रहा है, इसका मतलब आपके अंदर पानी की कमी है, ग्लूकोज कम पड़ रहा है। कुरकुरा, स्पाइसी कुरकुरा टाइप खाने का मन कर रहा है, तो इसका मतलब है आपके अंदर कैल्शियम, जिंक वगैरह की कमी हो गई है। कुछ टाइट और फीका खाने का मन कर रहा है, इसका मतलब कैल्शियम की कमी है। हर चीज का अपना एक रिक्वायरमेंट है, ये नहीं है समोसा खाने का मन कर रहा है तो समोसे की कमी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है तो उसके पीछे रिक्वायरमेंट है, विटामिन कमी है, विटामिन सी की कमी होगी, इसीलिए खट्टा वट्टा चिपचिप इस तरह की चीजें खाने का मन कर रहा है। समझ आई बात? जिस चीज की कमी होती, अभी बोला मैंने, इसीलिए मुझे पता था ना ये क्वेश्चन हर साल हर बार आता है, इसीलिए जवाब पहले से रखते हैं तैयार। तो आगे लिखते हैं, ठीक है। लिखिए अब इसमें अंतरिक्ष यात्रियों के भोजन के रूप में, देखो भाई, अंतरिक्ष यात्रा में कौन कौन सी चीजों में यूज होगा? देखो भाई, ये पहली बात भोजन के रूप में, दूसरा गंदगी को साफ करने में। अब बोलो गंदगी कैसे? देखो भाई, जब अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे 2-3 महीने खाएंगे पिएंगे तो उत्सर्जन भी होगा, तो जो यूरिन होता है उसको तो प्यूरिफाई कर दिया जाता है ना। जो सबका यूरिन होता है ना उसे प्यूरिफाई कर करके उसे फिर से वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिर उसको
पिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो भी हाँ, और जो भी उत्सर्जित पदार्थ है उनको क्या किया जाएगा, मल मूत्र को भी साफ करने में काम में लिया जाता है। जैसे सुन लो, एक गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान सुना है। नदी किनारे भी क्या किए जाते हैं, वो नदी के किनारों पर संयंत्र लगाए जाते हैं। संयंत्र का मतलब मशीनरी वगैरह लगाई जाती है, पूरा सिस्टम बैठाया जाता है। उसमें होता क्या है, जैसे शहरों से निकलने वाला जो गंदगी है पूरी, उसको पहले फिजिकली साफ करते हैं, फिर उसको बायोलॉजिकली साफ करते हैं, फिर केमिकली साफ करते हैं। समझ लो एक बार, जैसे क्या होगा, ये यहाँ से गंदगी आई, नाला यहाँ पे खुल गया तो उसके बाद उसे सीढ़ियां बनाई जाती हैं, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर बिछाए जाएंगे, यहाँ अटक जाएगी कुछ गंदगी, फिर छोटी गंदगी के लिए छोटे पत्थरों से साफ होगा, फिर कम रेत में कुछ अटक जाएगी, जो अटक गई वो तो यहाँ रह गई, और जो पानी में घुला हुआ है वो सब कहाँ जाएगा, पानी के साथ जाएगा। आगे फिर एक टैंक बनाया जाता है ना, और उस टैंक के अंदर क्या किया जाता है, कुछ शैवाल और कुछ सूक्ष्म जीव डाले जाते हैं, कुछ जीवाणु वगैरह, मिथेनोजन वगैरह डाले जाएंगे। वो क्या करेंगे कि जो पानी के अंदर क्या होता है, नाले का पानी एकदम काला काला जो होता है ना, तो वो काला क्यों है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, बहुत सारा कार्बनिक पदार्थ जमा हो गया है। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उस कार्बनिक पदार्थ को खा जाते हैं और अपनी वृद्धि करते हैं। ठीक है, और जो पानी है उसे अलग कर देते हैं। तो जो पानी है वो तो अब यहाँ से कहाँ भेज दिया जाएगा, नदी के अंदर। भाई पानी का कहीं तो भेजा जाएगा ना, तो पानी को पहले साफ किया फिर नदी में छोड़ा जाता है। और इसके अलावा जो बचा कुचा स्लरी रह गई, स्लरी मतलब गंदगी जो रह गई तली में, उसको एक दूसरे टैंक के अंदर भेजते हैं, वहां पर गैसें बन जाती हैं, और गैस बनने के बाद इस गैस को यूज किया जाता है फिर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए। समझ आई बात। तो इस तरीके से वाटर का प्यूरिफिकेशन होता है, जिसमें भी प्रयोग होते हैं। तो ऐसे ही यही सिस्टम यहाँ भी अप्लाई किया जाता है। एक टैंक होता है जिसके अंदर गंदगी को साफ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, एक दिल्ली में एक इको फ्रेंडली हाउस बनाया गया है, और उस इको फ्रेंडली हाउस में क्या है, पूरा घर है, उसकी दीवारें जो है उन सब पे एलगी लगी हुई है। ठीक है, और जो छत है वो कांच की लगी हुई है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई उसमें कभी कम नहीं होगी। दूसरी चीज, छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह रखने की जरूरत नहीं है, जगह नहीं घेरेगी, और ऑक्सीजन सप्लाई प्योर रहेगी, और हमेशा वातावरण कैसा रहेगा, स्वच्छ साफ। ठीक है, तो इसमें लिख लो, नाम लिख लो कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, क्लोरेला और सिनकोकस अंतरिक्ष में। उसके बाद आगे लिखो औषधि में। औषधि के रूप में या औषधि के क्षेत्र में शैवाल कैसे काम में आते हैं। तो कुछ होते हैं जिनसे क्या बनाई जाती है, दवाइयां, जैसे लिवर वगैरह, किडनी वगैरह खराब हो जाती है उसके लिए, तो सबसे पहले आता है एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं कुछ। मच्छरों को नष्ट करने के लिए नाइटेला और कारा प्रयुक्त किए जाते हैं। कारा, नाइटेला क्या करते हैं, मच्छरों को नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा एक बात याद रखना, एक गैम्बूशिया मछली भी होती है जिसकी भरतपुर में सबसे ज्यादा आवश्यकता है, और कई बार वो लाई भी जाती है, क्योंकि भरतपुर मच्छरों के मामले में फर्स्ट है। ठीक है, हाँ, जहाँ पे मच्छर जो है क्या करते हैं, गंदे पानी में अपने अंडे दे देते हैं, उनके लार्वा निकलते हैं, और फिर वो बड़े मच्छर बन करके सबको खाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए क्या किया जाता है, गैम्बूशिया मछली डाली जाती है जलाशयों में, जिससे वो जो मेढक के लार्वा है, उनके अंडे उनको खा जाए। ठीक है, जब मछली अंडों को खा जाएगी तो मच्छर कम होंगे ना, क्योंकि मच्छर क्या करता है, डेंगू भी तो कर सकता है, मच्छर की वैरायटी पे डिपेंड करता है। आगे, अच्छा, डेंगू हो जाता है तो सबसे ज्यादा क्या यूज किया जाता है, हाँ, कीवी और भेड़ का दूध। ठीक है ना, शीप मिल्क,
उसकी डिमांड जब महामारी की तरह फैल जाए ना तो बहुत डिमांड हो जाती है उसकी, 100 रुपए किलो बिकने लग जाता है कई बार तो मार्केट में। ठीक है, इसके अलावा एक रिसर्च में ये भी पता चला था कि अगर भेड़ का दूध पैरालिसिस वाले पेशेंट के माथे पर रगड़ा जाए ऐसे, तो उसकी याददाश्त वापस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो मेमोरी पावर बढ़ा देता है। पर इसका मतलब ये नहीं है तुम शाम को ही जा करके भेड़ का दूध करे आओ तैयार कि हाँ अब तो यूनिवर्सिटी टॉप ऐसे ही करेंगे, पढ़ना भी पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो आगे फ्यूकस, फ्यूकस की वजह से क्या होता है, रक्त का थक्का जमाने में काम में लिया जाता है कई बार, सॉरी रक्त का थक्का जमने से रोकता है। क्यों जरूरी है रक्त का थक्का जमने से रोकना? अगर आर्टरीज में, आर्टरी मतलब धमनियों में रक्त का थक्का जम जाएगा तो क्या होगा, रक्त का संचार तरीके से नहीं होगा, तो हार्ट कितना क्या कैसे पंप करेगा, तो हार्ट अटैक आ जाएगा। इसलिए ठीक है, इसके अलावा जिलीडियम लिखिए, जिलीडियम ये पेट रोग उपचार में होता है। ठीक है, पेस्ट, हाँ सही बात है विनय कुमार जी, पेस्ट बनाते हैं अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खाने में। ठीक है, तो जिलेडियम। ठीक है, एक बात और लिख लीजिए, नोट डाल के लिख लीजिए, नोट, ग्राइसिलेरिया और जिलेडियम अगार, अगार बनाने में प्रयुक्त होता है। और एगार, एगार क्या है, कोशिकाओं का संवर्धन किया जाता है ना, वहां प्रयोग होता है, संवर्धन माध्यम के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है, वो पाउडर की फॉर्म में मिलता है तो डिस्टिल वाटर के साथ मिला करके उसका केक बना लेते हैं, फिर उसके ऊपर कोशिकाएं रखते हैं, फिर पोषण दिया जाता है। दूसरी चीज कभी कभी लिक्विड फॉर्म में भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, या कई बार अब तो डायरेक्ट टिकिया मिलने लग गई है मार्केट में इसकी, जिलेडियम की। ठीक है, तो बाकी की कहानी कल पढ़ेंगे।